नमस्कार, घटना चक्र में आपका स्वागत है। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं और आज हम सबसे पहले जिस मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं कश्मीर का मुद्दा है। कश्मीर के मुद्दे पर आपको बता दें कि आज हाई लेवल मीटिंग हुई जिसमें कहा गया कि जो वहां पर जिस तरीके से जो पत्थरबाजी हो रही है उससे राज्य सरकार निपटेगी, लेकिन अगर सुरक्षा बलों के ठिकानों पर कोई हमला किया गया तो उनसे सख्ती से सेना निपटेगी। इसके अलावा ये भी कहा गया कि जो आतंकी बुरहान है उसको नेता बनाने की कोशिश जो लोग कर रहे हैं, आतंकी को आतंकी रहने दें, उन्हें नेता ना बनाया जाए। ये तमाम बातें सामने से निकल के आई। क्या कुछ कहा गया आज की इस हाई लेवल मीटिंग के बाद, पहले वो जरा सुन लेते हैं। जनता से, वहां के आवाम से अमन और शांति की अपील की। उन्होंने ये भी आश्वासन दिया कि प्रदेश सरकार को स्थिति से निपटने के लिए हर प्रकार का सहयोग एवं सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी। साथ ही साथ उन्होंने ये भी आशा व्यक्त की कि किसी निर्दोष को किसी प्रकार से असुविधा न हो इन परिस्थितियों के कारण, या किसी निर्दोष को किसी प्रकार की हानि अथवा नुकसान न पहुंचे। इसके अलावा आपको बता दें कि पाकिस्तान एक बार फिर से यूएनएससी में चला गया इस बात को लेकर के। हालांकि वहां पे कहा गया कि ये भारत का आंतरिक मामला है, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से पूरी कोशिशें की जा रही है कि इस मामले का अंतर्राष्ट्रीयकरण किया जाए। तमाम पहलुओं पे हम बातचीत करेंगे। जो तो हमारे साथ मेहमान हैं वो उनका परिचय आपके साथ करा देते हैं। हमारे साथ अनिल थॉमस जी हैं, नेता कांग्रेस पार्टी के। हमारे साथ राजेश जौहरी साहब मौजूद हैं, पैंथर्स पार्टी से। हमारे साथ पुष्पेंद्र कुलशेष जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। अवधेश कुमार जी हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पुष्पेंद्र जी, आपके साथ शुरुआत करना चाहेंगे। आज काफ़ी हाई प्रोफाइल मीटिंग हुई, अजीत डोभाल, गृह मंत्री, विदेश मंत्री, तमाम लोगों के साथ ये बैठक हुई है। दो तीन सवाल हैं। एक तो ये सवाल है कि क्या यहाँ से कुछ निकलता हुआ दिखाई दे रहा है आपको, जो जिस तरीके के अंदर जिस तरीके के हालात कश्मीर के अंदर बने हुए हैं। कहा गया कि राज्य सरकार को पूर्ण सहयोग देगी केंद्र सरकार, तो क्या बैठक के पहले ये था कि नहीं देंगे? मतलब इसका क्या, इस मीटिंग से क्या कुछ निकलता हुआ आप देख रहे हैं? इस मीटिंग से एक चीज साफ हो गई है कि अब से कुछ दिन पहले भारत के प्रधानमंत्री ने एक टेलीविजन पे इंटरव्यू दिया था और उस वक्त उन्होंने साफ कहा था कि जो दिल्ली में सरकार है वो अपना काम करेगी और सरहद पे जो सेना है उसे अपने काम की छूट है। उससे हमको कोई डायरेक्शन नहीं लेना और उसके एक्शन पे हमको कोई तय नहीं करना। आज की जो मीटिंग हुई है उसमें आपकी तमाम खुफिया एजेंसियों के चीफ भी थे और तमाम सारे लोग मौजूद थे। जो ये बात कही जा रही है कि राज्य सरकार का जो काम है वो करे, लेकिन अगर सेना के किसी कैंप पे, सीआर के किसी कैंप पे अगर कोई हमला करेगा तो यह हमला एक तरीके से भारत की प्रभुसत्ता पे माना जाएगा। जहां तक लोकल मामला है, लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, जम्मू कश्मीर पुलिस का मामला है, अर्धसैनिक बलों का मामला है, वो उसको लॉ एंड ऑर्डर की तरह तय करें। लेकिन फौज जो कार्रवाई करेगी उसके साथ भारत सरकार पूरी सख्ती के साथ खड़ी है। और वो तमाम लोग जो भारत की रिट को चैलेंज कर रहे हैं, जो भारत की प्रभुसत्ता को चैलेंज कर रहे हैं, उनके साथ वही व्यवहार होगा जो होना चाहिए। तो मैं समझता हूं कि बहुत क्लियर कट, साफ शब्दों में, दो टूक एकदम मैसेज है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। लिहाजा अगर कल कुछ बात होती है और सेना के कैंप पे कोई हमला करता है, सेना के ऊपर कोई सवाल खड़ा करता है, तो सेना को कार्रवाई करने की खुली छूट है। उसके लिए महबूबा मुफ्ती की परमिशन की जरूरत नहीं है। महबूबा मुफ्ती सिर्फ परमिशन देंगी अपनी जम्मू कश्मीर पुलिस को, जहां लॉ एंड ऑर्डर का मामला है। अवधेश जी, आपसे जानना चाहेंगे, आप कैसे देख रहे हैं जो पिछले 3-4-5 दिन से कश्मीर के हालात बने हुए हैं? बुरहान वानी के एनकाउंटर के बाद बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो रहे हैं, पत्थरबाजी हो रही, कर्फ्यू के बावजूद जिस तरीके की स्थिति बनी हुई है, पाकिस्तान जिस तरीके से इस मामले का अंतर्राष्ट्रीयकरण करने की कोशिश कर रहा है, कैसे देख रहे हैं आप पूरी स्थिति को? इस दोनों को दो तरह से देखना होगा। देखिए, पाकिस्तान की तो पिछले मुझे लगता है कुछ समय से ये कोशिश है कि जम्मू कश्मीर की स्थिति को 1990 के दशक के हालात में ले जाया जाए। वहाँ हिंसा, वहाँ अशांति, वहाँ अराजकता कायम हो। इसका हम अंतर्राष्ट्रीयकरण करें, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाएं, भारत को बदनाम करें कि भारत वहाँ मानवाधिकारों का उल्लंघन कर रहा है। वहाँ के लोग आज़ादी चाहते हैं, खड़े हैं, आत्मनिर्णय का अधिकार चाहते हैं, जिस पर कि भारत जबरन उनका मुंह बंद करना चाहता है। तो इस दृष्टि से वो उनकी पूरी कोशिश है। और जो उनके पेड लोग हैं, जो उनके पैसे पर पलने वाले पिट्ठू लोग हैं, हुर्रियत वाले हैं, वो उनका भोंबू बन के यहाँ काम कर रहे हैं। तो जो अब इस देश में भी समस्या आ रही, जो आज की बैठक के बारे में आप प्रश्न कर रहे हैं, तो आज की बैठक का जितना कुछ बाहर आया है, पूरी बातें तो बाहर आई नहीं है।
मोटा मोटी मीडिया के माध्यम से खबर है कि प्रधानमंत्री जो जितेंद्र सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री ने कहा शांति की अपील की है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री का एक ये भी वक्तव्य सामने आया है कि बुरहान वानी एक आतंकवादी था, उसको आतंकवादी माना जाए, उसको नेता ना बनाया जाए। तो इसका मतलब हुआ इस बैठक का कि जो कुछ वहां मतलब वहां की सुरक्षा बलों ने, जिसमें जम्मू कश्मीर की पुलिस भी शामिल थी बुरहान वानी को मारने में, अभी तक जो कार्रवाई की है उसको केंद्र ने जो है बिल्कुल उस पर मुहर लगा दिया है कि ये कार्रवाई सही है। जरूरत पड़ने पर इससे ज्यादा शक्ति भी हमको करनी पड़ी तो करेंगे। यानी जो लोग उसको नेता बनाने पर तुले हैं उनसे हमको शक्ति से निपटना है, क्योंकि वो आतंकवादी था। अवधेश जी, किनसे निपटने की आप बात कर रहे हैं कि वो जो भीड़ इकट्ठा हो रही है, जो भीड़ सड़कों पर आ रही है, जो भीड़ सड़कों पे आ रही है उनसे निपटेंगे, या जो लोग पत्रकार और तमाम लोग जो उनके समर्थन में उन्हें मासूम और किसी प्रधानाचार्य का बच्चा बता रहे हैं उनसे निपटेंगे? किनसे निपटने की बात कर रहे हैं? नहीं, जो लोग कर रहे हैं तो अपना करते रहे, इनका देश कौन सुना। जो लोग कश्मीर में सड़कों पर निकल के आ रहे हैं या जो लोग निकलवा रहे हैं उनसे निपटने का प्रश्न है कि भाई उनके साथ कोई मुरव्वत नहीं बरतना है। ये नहीं हो सकता है कि सेना वहां या वहां के सुरक्षा बल मार खाएं, मूक दर्शक बन के देखते रहें, थाने में आग लगाएं जलते हुए देखते रहें, मकान को बनाए जलते हुए देखते रहें। वो हाथ पर हाथ रख के नहीं बैठेंगे। हिंसा का जवाब जहां जरूरत पड़ेगी वो हिंसा से दिया जाएगा। ये बिल्कुल क्लियर कट मैसेज आज दे दिया गया है। जहां तक पाकिस्तान का प्रश्न है तो एक असाधारण स्थिति है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने देर रात में एक आतंकवादी के मरने पर बयान जारी किया है और उसको बोला है कि कश्मीर के नेता बुरहान वानी के मरने से मुझे दुख पहुंचा है, मैं सदमे में हूं। तो इससे ये पता चल गया है, अगर इसको ठीक ढंग से पढ़ा जाए, पढ़े दुनिया, तो ये इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान भारत में और खासकर जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है। तभी आप एक आतंकवादी का समर्थन कर रहे हैं इस प्रकार से, और वहां फिर वो मानवाधिकार का सवाल उठा रहे हैं। हाफिज सईद और सैयद सलाहुद्दीन ने एक रैली की जिसमें कहा कि पाकिस्तान को इसका पूरा फायदा उठाना चाहिए बुरहान वानी का। वो कोशिश आज हुई है, हालांकि उनको मुंह की खानी पड़ी है। अमेरिका ने साफ कह दिया है कि यह भारत का आंतरिक मामला है, यूएनएससी के लोगों ने भी उनको कह दिया है। लेकिन पाकिस्तान इस मामले को इसलिए उठाएगा कि पाकिस्तान इस समय दो परिस्थितियों में है। आज ही मैं एक खबर पढ़ रहा था जिसमें लिखा है 14 शहरों में पोस्टर लगाए गए हैं कि सेना सत्ता को अपने हाथ में ले ले। बिल्कुल। और तो वो एक दबाव है नवाज शरीफ पर। नवाज शरीफ पर यह भी दबाव है कि ये भारत के साथ मोदी से दोस्ती में ये कश्मीर और पाकिस्तान के मसलों को भूल रहे हैं, तो वो भी उनके लिए दिखाना जरूरी है। और ये खतरनाक स्थिति है। हमारे जो है उच्चायुक्त को वहां तलब भी किया गया ये एक आतंकवादी के मरने पर। तो ये एक खतरनाक स्थिति है और इससे पता चलता है कि पाकिस्तान आगे कुछ भी करने के लिए तैयार है इस समय कश्मीर में अस्थिरता पैदा करने के जो दो पॉलिटिकल पार्टीज के लोग हैं उनसे हम सवाल लें। लेकिन पुष्पेंद्र जी, ये सवाल मैं आपसे भी ये पूछना चाह रहा हूं कि ये जो प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया कि नेता ना बनाए, उन्हें आतंकी को आतंकी रहने दें, ये किसके लिए मैसेज है? ये किसको कहा जा रहा है? दो चीजें साफ हैं जी, क्योंकि इसमें तमाम नेता ही कह रहे हैं, तमाम नेता ही अलग तरीके से ट्वीट कर रहे हैं। एक बात और भी है, वो बात और भी है, जो हमारे यहाँ सूडो लिबरल हैं, सेकुलरिस्टों की दुकानें हैं, मॉडरेट हैं, लेफ्टिस्ट हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, उनको अपनी राय व्यक्त करते हैं। प्रधानमंत्री ने उनको कम एड्रेस किया है, उन लोगों को ज्यादा एड्रेस किया है कि जिस पे 10 लाख का इनाम था, जिसने फौज को मारा, जिसने जम्मू कश्मीर के लोगों को मारा, और वो एक नॉन आतंकवादी था, 10 लाख का उस पे इनाम था। उसके मरने के बाद जिन लोगों ने उसके नमाजे जनाजा में हिस्सा लिया है, वो उसको जिस तरह से ग्लोरीफाई कर रहे हैं, वो नमाजे जनाजा पढ़ा करके एक आतंकवादी का धर्म बता रहे हैं, उन लोगों से कहा है कि उसको हीरो न बनाया जाए। एक आतंकवादी था, एक आतंकवादी है, और अक्रॉस द पार्टी लाइन गुलाम नबी आजाद से लेकर के सीताराम येचुरी सबने कहा है कि वो एक आतंकवादी है और उसको ग्लोरीफाई न किया जाए। इससे लगता है कि भारतीय तमाम राजनीतिक दल इस मामले पे एक राय हैं। प्रधानमंत्री ने इनडायरेक्ट इशारा किया है कि मीडिया के कुछ लोग हो सकता है कि सुपर इंटेलेक्चुअल हो, सुपर सेलेक्टिव हो, सुपर सेकुलरिस्ट हो, लिबरल हो, वो जिस तरीके से उसकी तस्वीर गढ़ रहे हैं कि एक मदमास्टर का बच्चा था, भोला था, इतनी कम उम्र में कैसे उठा, ये तमाम सारे शब्दों से जब उसको नवाजा जाएगा तो आप ये समझिए कि इससे कश्मीर के अंदर क्या मैसेज जाएगा
जाएगा कि एक इंटेलेक्चुअल्स का वर्ग, एक व्हाइट कॉलर जो इंटेलेक्चुअल है इस देश में, जिनसे सबसे बड़ा खतरा यह है कि आतंकवादी बुरहान वानी सामने नजर आता है, लेकिन ये जो इंटेलेक्चुअल आतंकवादी हैं इनके लिए भी मैसेज है कि उसको बनाया जाए, क्योंकि प्रधानमंत्री इस किस्म की चीज के ऊपर अगर टिप्पणी की है तो वो इसको समझ रहे हैं कि देश के अंदर कुछ लोग दिल्ली के अंदर और बॉम्बे में बैठ के और केरला में बैठ के इसको ग्लोरीफाई कर रहे हैं। वो ग्लोरीफाई करने से देश का नुकसान कर रहे हैं, किसी पार्टी का नुकसान नहीं हो रहा उससे। अनिल थॉमस जी, आप कैसे देख रहे हैं जो घटनाक्रम पिछले 4-5 दिनों से देखने को मिल रहा है घाटी के अंदर? देखिए, ये एक बड़ा चिंता का विषय है और राष्ट्रीय सुरक्षा का एक बहुत अहम मुद्दा इसमें इन्वॉल्व है। तो इस पूरे मसले को जितने जल्द से जल्द काबू में किया जाए और उसके लिए सरकार जो भी कदम उठाना चाहे, सख्त से सख्त कदम उठा करके इस पूरे मसले को और इस पूरे जो प्रकरण चल रहा है उसको काबू में लेना चाहिए। आपसे जानना चाहेंगे जॉली साहब, आपकी पार्टी जम्मू कश्मीर में काफ़ी एक्टिव है, आप वहीं पे राजनीति करते हैं। ये एक के बाद एक जो घटनाएं हो रही हैं और ख़ास तौर से जब भी कोई आतंकी मारा जा रहा है तो जिस तरीके से उसको एक बड़ा नेता बनाने की कोशिश की जा रही है या उसके जिस तरीके का जन समर्थन उसके जनाजे में दिया जा रहा है, जो कश्मीरी हैं उनको तो मिल ही रहा है, जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनके नमाज जनाजा में भी लोग शामिल हो रहे हैं। ये कैसे, इसको रोका कैसे जा सकता है? जो अपील प्रधानमंत्री कर रहे हैं, कैसे रोका जा सकता है इन्हें? देखिए, बात दरअसल ये है, प्रधानमंत्री जी ने आज जो बयान दिए बिल्कुल अच्छी बात है। इससे पहले भी उन्होंने चुनाव में भी दिए थे 56 इंच की छाती, 2 सिरों के बदले में 10 सिर, मगर वो 2 साल तक शांत रहे। 2 साल में आज एक और बयान आ गया कि सख्ती से निपटा जाएगा। पैंथर्स पार्टी का एक ही नियम है शुरू से लेकर अब तक, धारा 370 में संशोधन। आज भी हिंदुस्तान में पेपर में, हिंदुस्तान के पंजाब केसरी, इसमें प्रोफेसर भीम सिंह ने एक ही बात कही है, क्या हम सब गुनाहगार कहते हैं नेहरू जी को, शेख अब्दुल्ला को, मगर उनको गए हुए तो 50 साल हो गए। क्या उनकी रूहें इतनी मजबूत हैं कि इनको सांसद में बैठे हुए ये सांसदों को धारा 370 में संशोधन करने के लिए इनके पास समय नहीं है? और हमारे एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अश्विनी कुमार जी तो स्पष्ट शब्दों में लिखते हैं कि कश्मीर से प्यार करते करते हमें बहुत समय निकल गया। उनका क्या मकसद है कि कश्मीर को छोड़ देना चाहिए? ये सब चीजें हैं। जब तक धारा 370 में संशोधन नहीं किया जाएगा, भारतीय पार्लियामेंट को वहां कानून बनाने का अधिकार नहीं मिलेगा। जब तक ये ऐसे पत्थरबाजी चलती रहेगी, हम पड़ोसी मुल्क को कहते हैं अरे पहले आप तो स्ट्रांग हो जाओ, पड़ोस की क्या हिम्मत है? अगर हम स्ट्रांग होंगे, अगर हमारे घर में चोरी होती है तो हम उस पर बाढ़ लगाते हैं, ना कि पड़ोसियों के यहाँ बाढ़ लगाते हैं, ना कि पड़ोसियों को जाके हम ताने देते हैं। तुम अपने आप को तो काबू करो, अपने आप पे तो तुम सक्षम रहो। मगर इनकी नीति और नियत, आज 69 वर्ष हो गया आज आजादी को, क्या धारा 370 में संशोधन नहीं हो पाया? धारा 370 टेम्परेरी था, क्या उसे खत्म नहीं कर पा रही है? तो ये क्या बात करेंगे? अवधेश जी, अभी ये जो तमाम बातें की जा रही है, तो धारा 370 का मुद्दा है जो कि पैंथर्स पार्टी का लंबे समय से स्टैंड रहा है कि जो भी प्रॉब्लम्स है कहीं ना कहीं धारा 370 उसके लिए जिम्मेदार है। इस पर भी आपकी टिप्पणी छोटी सी, और मेन बात ये है कि ये जो लोग नेता बना रहे हैं इनको हैंडल कैसे किया जाए, कैसे निपटेंगे? प्रधानमंत्री ने कह दिया कि हाँ आतंकी को आतंकी रहने दे, लेकिन जब हम देखते हैं कि जो सीमा पार से आतंकी आते हैं, जो हमारे 8 सीआरपीएफ के जवानों को मार देते हैं, उनके नमाजी जनाजा में भी इसी तरह की भीड़ जब इकट्ठा होती है या इकट्ठा हो रही है, या अभी भी हम देख रहे हैं कि लोग कर्फ्यू के बाद भी पत्थरबाजी कर रहे हैं, कैसे हैंडल किया जाए, कैसे ना बनने दें इनको? देखिए, इसका एक बड़ा कारण तो ये है कि पहले ज्यादातर जो आतंकवादी होते थे वो बाहर से ही आते थे, लेकिन इधर जो पाकिस्तान ने नीति बदली है और उसने वो नीति बदली है कि ज्यादातर आतंकवादी कश्मीर के पैदा किए जाएं। तो जब वो लोकल होते हैं, उनको तो लोकल के प्रति उनके प्रति सहानुभूति पैदा करना अलगाववादियों के लिए, आतंकवाद समर्थकों के लिए आसान हो जाता है। तो इसलिए उनके, अगर वही केवल पाकिस्तानी हो तो इतने लोग इकट्ठे उसमें नहीं होंगे। लेकिन इसका कारण ये है, अभी जो सीआरपीएफ पे हमला हुआ जिसमें 8 सीआरपीएफ के जवानों को मारा गया, वहां पर भी इसी तरह की भीड़ हमने देखी, वहां पर भी इसी तरीके का जन समर्थन देखा। तो ये तो सिग्नल जो है वो अच्छे नहीं है। नहीं, सिग्नल अच्छे नहीं है, लेकिन ये आप देखेंगे कि ये हो क्यों रहा है? तो ये इसीलिए हो रहा है कि ज्यादातर आतंकवादी इस समय कश्मीरी उसमें मारे जा रहे हैं, तो उनके प्रति जो है वो करना, और ये जो खास करके जो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस है, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस इस समय वो एक दिखाने की स्थिति में है कि हम ज्यादा से ज्यादा दिखाएं, जैसा हमने कहा। लेकिन
जिस प्रकार से सेना और सुरक्षा बलों को सीमा पर छूट है, उतनी छूट अंदर नहीं रही है। अभी भी जैसे मान लीजिए प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि कोई निर्दोष न मारा जाए, अब इसका फैसला कैसे होगा कि कौन दोषी है कौन निर्दोष है? जो भी भीड़ में निकल करके आता है वो आतंकवाद का समर्थक है, उसको उसी ढंग से निपटा जाना चाहिए। तो अभी तक ये निपटने में कमजोरी रही है। जब महबूबा मुफ्ती पत्थर मारने वाले 600 से ज्यादा लोगों को ईद के दिन छोड़ देंगी तो उसका मैसेज क्या जाएगा वहां? तो जाहिर है कि मैं तो उस दिन जैसे पुष्पेंद्र जी कह रहे थे, मैंने इसको लिखा भी और यह बिल्कुल सही है कि जब किसी दूसरे शहरों में अगर हिंसा इस ढंग से होती है, कर्फ्यू लगता है, तो शूट एंड साइट का ऑर्डर होता है। कश्मीर में ऐसी स्थिति में शूट एंड साइट का ऑर्डर क्यों नहीं होना चाहिए कि देखते गोली मार दो? मैं मानता हूं कि देखिए जान का डर सबको होता है। जैसे ही कुछ लोग मरेंगे तो उसका आवाज तो उठाएंगे, पाकिस्तान उठाएगा, मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, लेकिन उसके बाद भीड़ सड़क पर निकलनी जो है कम हो जाएगी, उनके परिवार वाले रोकेंगे, क्योंकि ऐसे मरना कोई नहीं चाहता है। और जो नंगा करने की जरूरत है इसमें वो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के लोगों को, क्योंकि हुर्रियत के परिवार का कोई आदमी कभी नहीं मरता है इन नेताओं के परिवारों का। इनके बच्चे कहां रहते हैं, इनके बीवियां कहां हैं, इनके परिवार कहां हैं, यह भी सामने नंगा करने की इस समय जरूरत है। जो आप पूछ रहे थे कि कैसे इसमें होगा, तो सीधी सी बात है, वहां सुरक्षा बलों को ओपन हैंड दिया जाए ऐसी स्थिति से निपटने के लिए, शूट एंड साइट का ऑर्डर हो, और हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के लोगों पर कैसे उनका जो है उनको नंगा किया जाए, ये राजनीतिक स्तर पर करनी पड़ेगी। आप कैसे देख रहे हैं पुष्पेंद्र जी, कैसे इनको हैंडल कैसे किया जाए? क्योंकि आपने देखा कि जो अभी अवधेश जी कह रहे थे शूट एंड साइट की वाली बात, एक आतंकी मारा गया, उसके बाद किस तरह की स्थिति देखने को मिल रही है, इस मामले को किस तरीके से यूएनएससी तक उठा करके ले जाया जा रहा है, तो ऐसे में तो ऐसे लोगों से डील कैसे किया जाए, हैंडल कैसे किया जाए इनको? देखिए, आप ये देखें कि हमारे देश में सरकारें अलग अलग वैचारिक धारा की रही होंगी, और उन तमाम सरकारों ने अपनी तरफ से ये स्थिति न बने, गोली न चलानी पड़े, यूथ न मरे और पाकिस्तान का इंटरफेरेंस कम हो, इसके लिए हम इंदिरा गांधी को अगर एक कॉर्नर स्टोन मान के चलें तो शिमला समझौता हुआ, उसके बाद मुशर्रफ साहब के साथ समझौते हुए, नवाज शरीफ के साथ समझौते हुए, जो सरकारें पाकिस्तान में अपने प्रधानमंत्री या अपने राष्ट्रपति के दस्तखत के समझौतों को समय के हिसाब से डस्टबिन में डाल देते हो, वहां सरकार की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि कैसे हैंडल किया जाए, आप मुझे बताएं कि अगर यही तमाम सारी भीड़ उपद्रव पे उतारू हो जाए तो क्या करते हैं आप? पूरे देश में क्या करते हैं? हमारे देश में दंगों की हिस्ट्री रही है, हजारों लाखों दंगे इस देश में हुए हैं। दंगों में भी तो आप शूटेड साइट के ऑर्डर देते हैं, उस शूटेड साइट के ऑर्डर अनाउंस होने के बाद कोई कर्फ्यू का उल्लंघन करता नजर नहीं आता। लेकिन यहां पर वो तमाम सारे लोग हैं जो पाकिस्तान के पेड एजेंट हैं। जब से आपने पूछा कि हुर्रियत, जो अवधेश जी ने बात उठाई कि जो इनकी पत्नियां हैं, इनके बच्चे हैं, सैयद सलाउद्दीन के बच्चे कहां पढ़ रहे हैं, यह पूरे देश को पता होना चाहिए। JKLF का एक आतंकवादी यासीन मलिक की पत्नी पाकिस्तान में है और लाहौर की रहने वाली है, उसकी शादी हुई है, वो वहां रहती है। JKLF का चीफ ये तय करेगा कि कश्मीर में पंडित आएंगे और या बसेंगे या वहां सैनिकों की कॉलोनी बनेगी या नहीं बनेगी। इनको ये खुली छूट इसलिए मिली हुई है कि एक लंबा समय हो गया है कि इनको लगता है कि भारत के लोगों को मुसलमानों से डर लगता है, कश्मीर के टूटने से डर लगता है। भारत की सरकारें अपनी सहनशीलता के लिए जानी जाती हैं, ये उनके पेशेंस का जिसे कहते हैं इम्तिहान लेते हैं, और इनको लगता है कि भारत जो है हमारे ऊपर कुछ करेगा नहीं। उसकी वजह से ये इतने मुखर हो गए हैं और ये हालत हो चुकी है कि खुलेआम हुर्रियत की छोड़ दीजिए, वहां एक फ्रॉड है, वहां पे नसरुल्लाह नाम का एक अपने आप को शहर मुफ्ती बताता है, नायब शहर मुफ्ती है। वो कहता है कि जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है, और भारत के नेशनल टेलीविजन पे बैठ के वो बात कहता है। लेकिन आप देखिए उसकी मक्कारी और मुनाफकत देखिए कि वो भारत के ही पासपोर्ट लिए हुए है, भारत के ही सुरक्षा कर्मचारी उसकी सुरक्षा कर रहे हैं, लेकिन कहता है मैं भारत जो है जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है। तो यह होती है चोरी और सीनाजोरी, यह बेहयाई, बेशर्मी और बेगैरती की पराकाष्ठा है। इंसान के अंदर एक इतनी भी लज्जा नहीं है कि जिस धरती पे वो रह रहा है, जिस धरती के लोगों के टैक्स पेयर से उसकी सुरक्षा हो रही है, जिस टैक्स पेयर की मनी से उस जम्मू कश्मीर को करोड़ों का पैकेज कभी इस सरकार ने कभी उस सरकार ने दिया है, देना चाहिए, लेकिन वो आदमी भारत का
पासपोर्ट लेने के बाद कहता है कि जम्मू कश्मीर भारत का अंग नहीं है और शहर मुफ्ती बना बैठा है। वो हर जुमे की नमाज के अंदर युवाओं को क्या कहता है। लेकिन एक और बात जो अवधेश भाई ने शायद मेंशन नहीं की, मैं उसको कर रहा हूं कि एक और बात देखें, आज भी और अभी भी जम्मू कश्मीर में, खासतौर से साउथ कश्मीर के अंदर झड़पें चल रही हैं। और सवाल जो है डरावना जो है, जिससे सरकार को नहीं डरना चाहिए, इस देश की जनता को नहीं डरना चाहिए। हमारे यहां स्थिति यह हो गई है कि जो समाज को करना चाहिए, जिससे सरकारों पर दबाव पड़ता है, समाज सो जाता है, सरकार सिर्फ काम अपना करती है। अभी भी कश्मीर के अंदर हर मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ी जा रही है और वहां खड़े होकर के उसका मौलवी भारत के खिलाफ जिहाद की जंग की बात कर रहा है, भारत के सुरक्षा बलों पे हमलों की बात कर रहा है। लेकिन उसके बारे में इस देश का लिबरल, सूडो सेकुलर, इंटेलेक्चुअल, कोई मौलवी, कोई मुफ्ती, कोई नहीं बोलता कि ये कौन लोग हैं जो युवाओं को उकसा रहे हैं और मस्जिद में खड़े होकर उकसा रहे हैं, जिसके बारे में जब बात होगी तो कहेंगे ये तो पाक जगह है। उस पाक जगह को कौन नापाक कर रहा है? वहां कोई रामलाल या श्यामलाल या आईबी का आदमी जा रहा है। यही वो मुसलमान है जो जंग छेड़ने की बात कर रहे हैं और जिसकी तरफ इशारा किया है भारत के प्रधानमंत्री ने। आप जो कह रहे हैं इसका सलूशन क्या है? जो बात 4 दिन पहले अवधेश जी ने एक पुराने इतिहास की तरफ से रिफर किया था, ब्लड एंड आयरन। जिस दिन इस देश के अंदर यह तय हो जाएगा कि भारत की रिट को जो भी चैलेंज करेगा, उसका कोई धर्म होगा, उसको छोड़ा नहीं जाएगा, आप यकीन मानिए 48 घंटे के अंदर लोग चले जाएंगे। आज चक्कर यह है कि भारत के पैसे पे पलने वाले लोग, पाकिस्तान के पेड एजेंट लोग सत्ता में बैठे हुए हैं। और आप कह रहे हैं बुरहान वानी के जनाजे जब नमाजा हो रहा था तो उसमें पीडीपी के 5 एमएलए शामिल थे। महबूबा मुफ्ती के पास मुंह नहीं है यह कहने का कि ये कौन लोग थे, बाहर के लोग थे, अंदर के लोग थे, आम लोग थे, भीड़ के लोग थे। इसलिए मैं कह रहा हूं ये लाखों लोग जनाजों में जो जा रहे हैं आतंकवादियों के, वो विचार खतरनाक है। आतंकवादी मर चुका है लेकिन 1 लाख लोगों का जो विचार छोड़ के जाता है और फिर उसके ऊपर ये होता है कि आतंकवादी का तो कोई धर्म ही नहीं है। ये पता नहीं चलता कि आतंकवादी का धर्म नहीं है, लेकिन पूरी देश कह रहा है कि ये इसका धर्म ये है। नमाजे जनाजा पढ़ाने वाले कहते हैं ये इसका धर्म है। तो हम ये झूठ और मक्कारी करना बंद करें और बात जो सीधी है उसको सीधी कहें। अगर कमलेश तिवारी इस देश में पकड़ा जा सकता है किसी ऐसे अल्फाज के लिए जिससे किसी धर्म की ठेस पहुंचती है, तो इस तरीके से बाकी लोगों पे कार्रवाई क्यों नहीं होती है? क्यों ये डर लगता है कि एक वर्ग जो है देश को छिन्न भिन्न कर देगा, मालदा बना देगा, सड़कों पे उतर जाएगा? इस डर से देश नहीं चलेगा। अनिल थॉमस जी, आपसे जानना चाहिए, क्या ये जो सिचुएशन देखने को मिल रही, कहा जा रहा कि कश्मीर में जो आतंकवाद पनप रहा है उसमें अब की जो स्थिति है सिर्फ 30% आतंकी जो है वो बाहर से आ रहे हैं, 70% आतंकी जो है वो लोकल हैं। क्या कश्मीर के अंदर पंजाब जैसा कोई ऑपरेशन करने की जरूरत आपको दिखाई दे रही है? कैसे आप देख रहे हैं इस सिचुएशन को, कैसे हैंडल करना चाहिए? देखिए, मैं अपने व्यक्तिगत विचार जरूर बताना चाहूंगा, जिसका पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। ठीक कि ये पूरी जो लोकल जो सिचुएशन है उसको जो लोकल सरकार है उसको आकलन करके करना चाहिए। ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उठाता है कि एक सरकार जिसकी एक पार्टी जिसकी केंद्र में भी सरकार है और जो प्रदेश में भी पार्टनर, जो उसके सरकार में पार्टनर है, एक इतना असहज कैसे महसूस कर रही है? वो मेरा सवाल था कि जो क्या पंजाब के अंदर भी ऐसी स्थिति देखने को मिली थी, क्या उसी तरह के ऑपरेशन की जरूरत है क्या जम्मू कश्मीर के अंदर? देखिए, वो स्टेट और केंद्र की जो सरकारें हैं उनको डिसाइड करना चाहिए। चलिए एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लौट रहे हैं, बाकी मेहमानों से भी पूछेंगे कि क्या कश्मीर में पंजाब की स्थिति जैसी हो गई थी वैसे हालात बन गए और क्या जो हालात हैं उसमें उसी तरह के किसी बड़े ऑपरेशन की जरूरत है क्या? छोटे से ब्रेक के बाद। घटना चक्र में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तमाम खास मेहमान बने हुए हैं हमारे साथ और हम बात कर रहे हैं जिस तरीके से कश्मीर में हालात बने हुए हैं उसको लेकर के आज जो हाई लेवल मीटिंग हुई है, क्या कुछ स्थितियां बन रही हैं, इन तमाम पहलुओं पे हम बातचीत कर रहे हैं। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। आपसे जानना चाहेंगे जौहरी साहब, चलिए ठीक है, आपकी पार्टी का एक स्टैंड है, वो उस पर आपने अपनी बात रख दी। मेरा सवाल आपसे ये है कि मौजूदा स्थिति में धारा 370 को अगर हम हटा दें, उस पर चर्चा ना करें आज, तो आपको क्या लगता है क्या हल है मौजूदा स्थिति का?
देखिए ऐसा ही घूम फिर के बात वही आती है। ठीक है, उस पे आपने अपने 66 वर्ष अरे आज सरकार हो गए। वाली 66 वर्ष 370 का इशू ये बड़ा इशू है, बड़ा इशू है, वो इस कोई पे- तत्कालिक नहीं हो। अभी यहाँ मरीज मरा हुआ है, आप कह रहे हैं हम कि एम्स क्यों नहीं बनाया? वो तो 66 आपका सालों इशू से ठीक मरीज है। ही तो मरते जा रहे हैं अरे जी। भाई, ठीक, इस वो ठीक, ठीक है, आज लेकिन आप मैंने- अभी तो आज की डेट की बात करिए ना। अभी आज के लिए जो इन्होंने कहा, सबसे पहले तो वहां पर ये जो बीजेपी पीडीपी का गठबंधन चल रहा जी। है, जो कि चल ही नहीं सकता था। बीजेपी वाले खुद कहते थे कि पीडीपी वाले आतंकवादियों के सरगना हैं, और जब साफ पता लगता है, पुष्पिंदर जी ने कहा कि उनके जनाजे में 5 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे उनके जनाजे में, तो बीजेपी की आंखें बंद है क्या? सॉरी, विधायक थे, तो बीजेपी की आला कमान की आंखें बंद है क्या? उनको नहीं पता, जो ये खुद ही उनको कहते थे आतंकवादियों के सरगना है, और वो पूरी सपोर्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो आज ही वहां पर इसको भंग करके वहां पर गवर्नर रूल राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। उसके बाद में इसको बिल्कुल जो राष्ट्रहित की बात करेगा वही वहीं पर रहेगा। जिसने अगर पड़ोसी मुल्क की बात करनी है, चाहे वो पीडीपी के वहां विधायक हो, चाहे हुर्रियत के नेता हो, उन सबको वहां भेज देना चाहिए। जैसे आपने कहा कि मुफ्ती जो वहां के हैं, जो कहते हैं हिंदुस्तानी खाते हैं, हिंदुस्तानी पासपोर्ट लेते हैं और वहां के गुण गाते हैं, तो उनको वहीं क्यों नहीं भेज देना चाहिए? ये आला कमान को थोड़ा सा टाइट होना पड़ेगा। आज अगर आजादी के बाद से आज हम टाइट नहीं हुए, तो अभी भी इनके पास वक्त है, इसको टाइट होने के लिए समस्या समाधान किए जा सकती हैं। ठीक है अवधेश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये एक आम जो जनता है उसके अंदर ये सवाल बार बार उठ रहा है कि वजह क्या है, भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी क्या है कि वो पीडीपी के साथ जो है वो सत्ता में है। आपको लगता है ये एक सोल्यूशन हो सकता है क्या, या इससे कोई स्थिति पे फर्क पड़ेगा क्या? नहीं, कि देखिए, अगर जो चुनाव परिणाम थे भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी की सरकार नहीं बनती, तो ये कांग्रेस और बाकी सारे मिल के सरकार बना लेते। हो सकता है नेशनल कॉन्फ्रेंस बाहर से समर्थन दे देती। कांग्रेस पहले भी उनके साथ सरकार चला चुकी है। तो भारतीय जनता पार्टी, ये दोनों पार्टियों में अंतर विरोध अवश्य है, लेकिन जब इस प्रकार का जनादेश आएगा तो दो स्थितियां थी, या तो जम्मू और कश्मीर को आप राष्ट्रपति शासन, राज्यपाल शासन के अंदर रखिए, तो फिर वो एक प्रोपगंडा बनता कि भैया वहां तो राष्ट्रपति शासन लगा रहे हैं, आप दोबारा चुनाव करा सकते थे, या फिर एक मिनिमम प्रोग्राम बना करके आप शासन कर सकते थे। तो ये तो स्थितियां वहां रहेंगी कि पीडीपी और भारतीय जनता पार्टी के बीच वैचारिक मतभेद थे, दोनों दो ध्रुव के थे, दोनों को मिलकर शासन चलाना पड़ रहा है, ये तो वो रहेगा। ये भी संभव है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ रहने से दो पैसा असर पड़ जाए पीडीपी पर कहीं, क्योंकि आखिर बहुत सारे अलगाववादी नेताओं को उसी पीडीपी को मुकदमा करना पड़ा ना, जिसके बारे में हम सोच रहे थे कि नहीं करेगी, भले वो बहुत कड़ा कदम नहीं उठा रही है। तो ये अंतर विरोध रहेगा, लेकिन इस अंतर विरोध के कारण आतंकवाद से लड़ने में अगर समस्या पैदा होगी तब चिंता का विषय है। मेरा मानना यह है कि आतंकवाद से लड़ने में स्थानीय स्तर पर निश्चित रूप से राजनीतिक समस्या पैदा तो कर रही है, ये तो मैं भी स्वीकार करता हूं, क्योंकि जो लोग अलगाववादियों के समर्थन से चुनाव जीत के आए हैं वो खुलेआम उनके खिलाफ खड़े नहीं हो सकते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो वहां से जीत के आई नहीं है, उसको तो सारी सीटें जम्मू से मिली हुई है, तो उसके सामने कोई समस्या नहीं है और केंद्र में पार्टी है। आपने जो प्रश्न किया है, मैं बार बार कह रहा हूं कि कश्मीर में 1990 के दशक से यह आतंकवाद आरंभ हुआ। 1996 में आकर के पहले लंबे समय बाद वहां चुनाव कराया गया, फिर वहां सरकार गठन हुआ ताकि उससे चले। उस समय से यह ऊपर नीचे हो रहा है। तो इस समय एक पूरी कोशिश कश्मीर की सेना की है, वहां के आतंकवादी संगठनों की है, आईएसआई की है कि किसी भी प्रकार से हम कश्मीर को अस्थिर करें। तो उसकी तैयारी केंद्र को करनी है। उसमें अगर सरकार गंवानी पड़ती है बीजेपी को तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, सरकार गंवा दे, लेकिन समझौता न करे। लेकिन मैं आपको कह रहा हूं, जो आप प्रश्न कर रहे थे कि कोई यूएनएससी में ले जाएगा समस्या को, लोग इतने जनाजे में निकल जाते हैं, तो चारा क्या है? देखिए, दुनिया क्या कहती है इस पर अगर हम सोचने लगेंगे और पाकिस्तान क्या कहता है इसके आधार पर विचार करने लगेंगे, तब हम सही कदम नहीं उठा पाएंगे। आखिर श्रीलंका के राष्ट्रपति महिंद्रा राजपक्षे की आलोचना हुई, हम सब लोग उसके विरोध में थे, जिस ढंग से क्रूरता से उसने निर्दोष लोगों को लिट्टे कह के मारा। लेकिन लिट्टे को साफ तो कर दिया ना,
दुनिया कुछ भी कहते रहे, तो उसी प्रकार से आतंकवादियों का सफाया करना पड़ेगा। तो आपको लग रहा है कि जो अभी मैंने सवाल किया था कि क्या पंजाब जैसा ऑपरेशन वहां पे, देखिए पंजाब और जम्मू कश्मीर में अंतर है। पंजाब में अलगाववाद, जो पंजाब में के पाकिस्तान भारत में शामिल होने को लेकर के कभी कोई डिस्प्यूट नहीं पैदा किया गया है। कि वहां पाकिस्तान का दावा नहीं था कि हमारा प्रदेश है, वो नहीं था। वहां कश्मीर को लेकर के आरंभिक दिनों से ही पाकिस्तान ने उसको डिस्प्यूटेड किया। कश्मीर का एक बड़ा भाग पाकिस्तान के हाथ में है। पाकिस्तान और कश्मीर में अंतर है। पहली बात, पाकिस्तान पंजाब में भी पाकिस्तान के आईएसआई के कारण ही आतंकवाद पैदा हुआ था। बाहर के लोग थे, खालिस्तान कर रहे थे। तो वहां जिस प्रकार से ऑपरेशन चलाया गया, वो ऑपरेशन तो जम्मू कश्मीर में लंबे समय से चल रहा है। लेकिन चूंकि वहां एक मजहब विशेष का भाव पैदा करके जब आतंकवादी लोगों को बना दिया जाता है, जब उसके मन में यह भाव बैठा दिया जाए कि जिंदगी तुम्हारे लिए कुछ है ही नहीं, तुम्हारा तो असली जन्नत तुम्हारे मरने के बाद है, तो फिर तो वो स्थिति पैदा हो रही है। तो उनके साथ एक ही उपाय है। मैं बार बार कह रहा हूं कि भाई सठे साठ्यम समाचरित, ये जो है विचार का जवाब विचार से तो हो सकता है, लेकिन खून का और हिंसा का जवाब जो है, खून और हिंसा ही राज्य में हो सकती है। इसलिए राज्य के पास जो हिंसक शक्ति है उसका पूरा उपयोग करें। जो ये 370 की बात कर रहे हैं वो अपनी जगह है। 370 तो बिना कहे हुए आधा खत्म हो गया, आधा बचा हुआ है। वो सरकार और उसके बीच, लेकिन आतंकवाद 370 के कारण पैदा हो रहा है, ये मैं स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हूं। इसका एक अलग मसला है और उसका समाधान इसी में है कि भारत, दुनिया क्या कहती है, पाकिस्तान क्या कहता है, इसकी चिंता किए हुए और कश्मीर में बिल्कुल रक्त और लौह की नीति अपनाए। पुष्पेंद्र जी, चूंकि अब विषय के आखिरी पड़ाव पे आ चुके हैं, अब अगले विषय पर जाना है। बहुत संक्षेप में आपसे दो चीजें जानना चाहेंगे। एक तो ये कि पाकिस्तान का जो रोल है उसे आप कैसे देख रहे हैं, और ये जिस तरीके से पाकिस्तान कश्मीर के अंदर जब मानवता की बात करता है और उसे अपने यहाँ की बलूचिस्तान की स्थिति दिखाई नहीं देती है, इस पर आपको लगता है बलूचिस्तान के मुद्दे को लेकर के जिस तरीके से यूएनएससी में बार बार कश्मीर को लेकर पाकिस्तान जा रहा है, तो क्या भारत को भी इस तरह का कदम उठाना चाहिए क्या? और दूसरा, क्या पंजाब वाला जो मेरा सवाल था उस पर भी आपकी छोटी टिप्पणी। पंजाब वाले पे तो मैं सीधे तौर पे ये कहूंगा कि आप पंजाब के अंदर आतंकवाद खत्म करने की बात थी। पंजाब भारत का डिस्प्यूटेड नहीं है, तमाम सारी बातें हैं, लेकिन कश्मीर के अंदर समस्या ये नहीं है। कश्मीर के अंदर खुलेआम पाकिस्तान के पेड एजेंट जो हैं वो घूम घूम के भारत की रिट को चैलेंज करते हैं। मैं कह रहा हूं, मेरा कहने का मतलब क्या सर्जिकल ऑपरेशन बड़ा करना चाहिए। मैं ये कह रहा हूं कि अगर पंजाब के गोल्डन टेंपल में आतंकवादी घुसे थे तो भारत सरकार ने और इंदिरा गांधी ने जरा भी देर इस बात में नहीं लगाई कि इनका क्या सफाया होगा और इसके बाद में क्या फॉल आउट होगा। और जो फॉल आउट हुआ वो पूरे देश ने देखा, अच्छा था बुरा था वो एक अलग बात है। लेकिन कभी कभी आपको आतंकवादियों का मोराल तोड़ने के लिए, आतंकवादी विचारधारा को तोड़ने के लिए बड़ा ऑपरेशन करना पड़ता है। और यह भी बात सही है कि हर बड़े ऑपरेशन में कुछ मासूम मायूस लोग मारे जाते हैं। मेरा मानना है कि कश्मीर को जिस तरीके से चल रहा है कि जो आतंकवादियों के पैरोकार हैं वो सत्ता में बैठे हुए हैं, जो आतंकवाद के पैरोकार हैं वो व्यवस्था के अंग बने हुए हैं। जब भी कोई बात आती है तो वो तरह तरह के तर्क देके उनको बचाते हैं। एक तो बात मेरा यह है, तो मैं ये मानता हूं कि आपकी कुछ हद तक इस बात को मानता हूं कि कश्मीर को कॉर्डन ऑफ करके उसके अंदर एक तरीके से सेंट्रलाइज्ड प्रोग्राम चलाना चाहिए। और कभी बुरहान वानी मिल गया, कभी कोई आफ्ताब मिल गया, कभी कोई जफर मिल गया, इसको आप तरीके से कॉम्बिनिंग ऑपरेशन चले और लगातार रहे। और उससे मीडिया को भी दूर रखा जाए, क्योंकि हमारे यहां मीडिया जो है एक ऐसे हालात पैदा करता है जिसकी वजह से कभी कभी सरकार बैकफुट पे आती है। आपने पाकिस्तान की बात कही। पाकिस्तान का चरित्र 1948 से लेकर के आज जुलाई 12, 2016 तक में कोई बदलाव नहीं है। वो लगातार कश्मीर के बारे में, कश्मीर में आपको याद होगा 1948 में कबायलियों के भेष में उसने अपनी सेना को भेजा, आगे किया, तमाम सारी चीजें की, लूटपाट की। फिर उन हालात में, क्योंकि देश विभाजित हो चुका था, कैसे हालात में, वो तमाम एक इतिहास का हिस्सा, में उसमें नहीं जाना चाहता। लेकिन मैं ये बात कह रहा हूं कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा है आतंकवाद, जिसको भारत के प्रधानमंत्री ने, चाहे वो यूएई में गए हो, सऊदी अरब में गए हो, अमेरिका में गए हो, फ्रांस में गए हो,
पूरी दुनिया के सामने लगातार वो एक ही बात को एक्सपोज कर रहे हैं कि कुछ देशों की राजनीति का, कुछ देशों की विदेश नीति का आतंकवाद एक हिस्सा है, हथियार है, उन पे रोक लगनी चाहिए, उनको अलग थलग करना चाहिए। लेकिन एक बयान देखिए, ये पहली बार हुआ है कि राहिल शरीफ और पाकिस्तान की सिविलियन हुकूमत, जिसके बारे में भारत का एक बहुत बड़ा वर्ग यह कहता है कि सिविलियन हुकूमत के हाथ में कुछ है ही नहीं, सिविलियन हुकूमत बहुत कमजोर है, लेकिन सिविलियन हुकूमत, राहिल शरीफ और आतंकवादी, ये जो बयान आया है इस्लामाबाद से, प्रेस रिलीज जारी हुई है जिसमें उन्होंने बुरहान वानी को एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग में काउंट किया है। ये वो पाकिस्तान है जिसके अपने एक सूबे बलूचिस्तान में 15,000 लोगों को मारा गया है। अकबर बुद्दी जो 80 साल से ऊपर की उम्र था, उसको किस तरीके से घेर के मुशर्रफ ने मारा। वहां आजादी के तमाम मूवमेंट हैं, वहां बलोच मिसिंग यूथ ऑर्गेनाइजेशन है, वहां बलूच यूथ मूवमेंट चल रहा है, वहां बलूच कौमी मूवमेंट चल रहा है। ये तमाम सारी तंजीमों को, लोगों को किस लिए मारा? वो पाकिस्तान जिसके पूरे कपड़े, जिसके गले तक खून में रंगा हुआ है निर्दोषों के, वो भारत में एक आतंकवादी के मरने को एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग कहता है। तो ये चोर और चोरी और सीना जोरी वाली बात है। और इस बयान से, इस प्रेस रिलीज से जो पाकिस्तान के विदेश विभाग के तर्जुमान ने भेजी है, उससे यह साफ हो गया कि अब यह बात छुपी हुई थी, लेकिन पाकिस्तान की सेना, नॉन स्टेट एक्टर और पाकिस्तान की सिविलियन हुकूमत एक ही बात कह रहे हैं, पूरी ताकत से कह रहे हैं कि कश्मीर के अंदर जो आतंकवाद है वो हम चाहते हैं, वो आजादी लड़ने वाले लोग हैं, वो अब स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहे हैं। लिहाजा अब पाकिस्तान का कोई चेहरा नहीं छुपा है, जिसने लिखित में कहा है कि बुरहान वानी जो आतंकवादी था, जिस पे 10 लाख का इनाम था, उसकी एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग हुई है। तो आप पाकिस्तान की आर्मी को ले लीजिए, वहां की सिविलियन हुकूमत को ले लीजिए, आतंकवादियों को ले लीजिए, तीनों एक पेज पे खड़े हैं। यह साफ हो गया। अब कोई कंफ्यूजन भारत के आम आदमी को भी नहीं रहना चाहिए। चलिए थॉमस साहब, आखिरी टिप्पणी आपकी इस पूरे विषय के ऊपर, उसके बाद अगले विषय पर जाते हैं। देखिए, इस पे मैं केवल इतना चाहूंगा कि सरकार इसमें जल्द से जल्द सख्त और ठोस कदम उठाए और जो स्थिति है उसको काबू में करे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जरा आज के दूसरे विषय पर चर्चा करते हैं। आज का दूसरा विषय आपको बता दें कि साउथ चाइना सी के ऊपर जो है अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट की तरफ से जो है बड़ा फैसला लिया गया और चीन को जो है उस पर जो हक वो लगातार जता रहा था, जिस तरीके से अपना अधिकार बता था, उससे रोका गया है। लेकिन आप कि चीन का अड़ियल रवैया अभी भी कायम है। उसने कहा कि वो इस फैसले को, अंतर्राष्ट्रीय फैसले को, अदालत के फैसले को जो है वो नहीं मानता है। क्या इसके पीछे मायने हैं? जिस तरीके से विस्तारवादी सोच चाइना की पहले से रही है, आपको बता दें इस मामले को लेकर के फिलीपींस ने ये मुकदमा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जारी किया था। तमाम ऐसे देश हैं जो इस बात को लेकर के अपनी शिकायत दर्ज करा रहे हैं कि लगातार समुद्र में जो है अपना विस्तार जो है चीन जो है वो करता जा रहा है। विस्तारवादी सोच उसकी किस तरह से है, ये भारत भी इससे अछूता नहीं रहा है। भारत के भी कई हिस्सों को वो जो है लगातार जो है उस पर अपना हक जताता है। समय कम है, छोटी छोटी टिप्पणी लेते हैं हमारे तमाम खास मेहमानों से। अवधेश जी, आपके साथ शुरू करना चाहेंगे। एक बड़ा झटका अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट की तरफ से दिया गया, लेकिन चीन कह रहा मानते नहीं अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट को। नहीं, चीन पहले से ही, चीन को मालूम था कि इसी प्रकार का फैसला आना है, इसलिए वो पहले से ही इसकी तैयारी कर रहा था कि हम उस फैसले को न स्वीकार करें, इसका वातावरण बनाए। साउथ चाइना सी जो है वो 35 लाख वर्ग किलोमीटर का पूरा एरिया है, जिस पर चीन, फिलीपींस, वियतनाम, मलेशिया, ताइवान, ब्रुनेई ये देश दावा करते हैं। उसका महत्व इस मायने में है कि वहाँ तेल और गैस के बड़े भंडार हैं। मोटा मोटी माना जाता है 200 अरब बैरल तेल और 900 ट्रिलियन क्यूबिक माने 900 खरब घन फीट जो है नेचुरल गैस है। भारत जो है, भारत को वियतनाम ने एक ठेका दिया कि भारत वहां पहले से तेल की खोज कर, जिसका चीन ने विरोध किया। लेकिन चीन की कोशिश, चीन को ये जो केस था वो फिलीपींस ने दायर किया था, क्योंकि फिलीपींस का जो फिशिंग एरिया था उसको भी चीन ने कब्जे में लेके उसको रोक दिया था। तो फिलीपींस 2013 में ही वहां गया था कि इसको रोका जाए। जो कानून है उसके हिसाब से 12 नॉटिकल माइल समुद्री किलोमीटर तक आपका हक होता है। उसके बाद इंटरनेशनल एरिया शुरू हो जाता है, जिसके 200 किलोमीटर तक आप फिशिंग वगैरह कर सकते हैं। लेकिन चीन ने उसको जो है मिलिट्री एरिया में बदलने की कोशिश की, पूरे क्षेत्र का बहुत ज्यादा उसने दोहन किया है। वहां अब अमेरिका के भी फौज, तो वो एक तनाव का कारण दुनिया में है। लेकिन इंटरनेशनल कोर्ट के फैसले के बाद यह होगा कि चीन अकेला पड़ गया है, अब चीन का साथ देने वाला कोई नहीं रहेगा। लेकिन इसमें टकराव की संभावना बढ़ गई है। अब भारत के लिए इसमें यह है कि जो कुछ वो साउथ चाइना सी में कर रहा था कॉरिडोर बनाने का, ठीक वही पाकिस्तान चाइना कॉरिडोर बनाने का कोशिश चीन उधर भी कर रहा है, जो भारत का क्षेत्र है।
तो भारत को यह विचार करने के लिए है कि क्या हम इस इशू को लेकर के इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन हेग में जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं। ठीक, क्या आप पुष्पेंद्र जी आपकी टिप्पणी जानना चाहेंगे चीन की तरफ से ये जो मनमाना रवैया है और कहा यह गया कि इस फैसले को लेकर के इस फैसले को हम नहीं मानते हैं, आपको लग रहा है कि अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चीन के खिलाफ जो है एक मुहिम चलाने की आवश्यकता है, उनको घेरने की आवश्यकता है, लीगल रूप से घेरने की आवश्यकता है? देखिए, मैं समझता हूं कि चीन का जो डबल स्टैंडर्ड था वो साफ हो गया। अभी कुछ दिन पहले जब भारत एनएसजी की मेंबरशिप के लिए बात कर रहा था तो यही चाइना पूरी दुनिया को ये बता रहा था कि देखिए भारत की एंट्री का हम विरोध इसलिए कर रहे हैं कि उन्होंने एनपीटी पे साइन नहीं किए हैं, अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों को नहीं माना है। लेकिन वही चीन एक अंतर्राष्ट्रीय अदालत जिसमें भारत का कोई लेना देना नहीं है, भारत सीधे तौर पे उसमें पक्षकार भी नहीं था, उसमें फैसला उसके हक में नहीं आया तो उसने नहीं माना। ये कुछ कुछ प्रवृत्ति मुझे पाकिस्तान टाइप की लगती है। हमारी बात मानो नहीं तो हमारे पास न्यूक्लियर बम है, हमारी बात मानो नहीं तो हमारे हक में बात करो नहीं तो हम नहीं मानेंगे। तो चीन का जो रवैया जिसके बारे में चर्चा अवधेश जी ने कही है वो अपनी जगह है, लेकिन इससे चीन के बारे में पता चलता है कि वो तमाम अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का जो मेंबर है वहां किस किस्म की आक्रामकता और दादागिरी और गुंडागर्दी हो रही है कि आप भारत को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की सीट में बाधा पहुंचाएंगे, आप भारत को एनएसजी में बाधा पहुंचाएंगे और दुनिया के सामने बताएंगे कि भारत ये मापदंड पूरे नहीं कर रहा है। लेकिन एक अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में जब चल रहा था ये मुकदमा तो चीन को पहले ही कह देना चाहिए था कि हम इसके पक्षकार नहीं है। अगर फैसला होता चीन के हक में तो चीन कुछ और कहता। तो ये तो एक तरीके से खुली बदमाशी और गुंडागर्दी है कि आप ये कहेंगे कि हक में आएगा तो हम मानेंगे, नहीं आएगा तो नहीं मानेंगे। इससे भारत के उस स्टैंड को बल मिलता है कि किस तरीके से पाकिस्तान और चाइना का जो नापाक गठजोड़ है वो पूरी दुनिया को एक ब्लैकमेल करता है, दूसरा अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को नहीं मानता है। आपसे जानना चाहेंगे थॉमस जी, इस मामले को लेकर के चीन की तरफ से एक कमेंट आया है, उसने कहा कि जब हमें कोई उकसाएगा तो हम इस पर रिएक्शन देंगे। ये क्या एक तरीके की धमकी है, क्योंकि वहां पर चीन ने अपनी सेना का एक बेस भी बना रखा है, तो क्या ये एक तरीके की धमकी देने की कोशिश है कि उसको पता है तमाम ये छोटे छोटे जो देश है ये किसको धमकी देने की कोशिश कर रहा है कि अगर हमें उकसाया गया तो हम इस पर जो है रिएक्शन देंगे अपना? इसमें बहुत सारे देश हैं जो चीन के जो पड़ोसी मुल्क है, बहुत सारे देश हैं और खास करके जिन देशों ने इनके खिलाफ पिटीशन किया है, जिनसे इनका सीमा विवाद या रेड सी में जिनका जो साउथ सी है उसमें जो विवाद चल रहा है उन लोग को है। लेकिन इस पूरे प्रकरण में जो चीन है वो पूरी तरीके से एक्सपोज हुआ है। एक इंटरनेशनल जो ट्रिब्यूनल कोर्ट है उसका एक महत्व है कि सारे जो मुल्क है, जो कई देश है, उसके जजमेंट्स को मानते हैं, उसके जजमेंट को फॉलो करते हैं। तो इन्होंने इसके जजमेंट को ना मान करके जो एक इंटरनेशनल जो पूरा एक ग्रुप है उसको अपने खिलाफ किया है। तो इसका जो रिपरकशन होगा वो देखने की बात है कि अंतर्राष्ट्रीय समूह चीन पे क्या प्रतिबंध लगाता है या इसके जो उसने जो इस फैसले की खिलाफत की है उसके खिलाफ चीन के खिलाफ क्या कदम उठाता है, ये देखने की बात है। चलिए ठीक है, हालांकि आपका विषय नहीं है राजीव जी, ये आपकी पार्टी जो है जम्मू कश्मीर में है, लेकिन अगर आप इस पर कोई टिप्पणी करना चाहें चीन के मसले पर तो। देखिए सिर्फ मेरा तो सिर्फ एक ही बात है, ये तो अंतर्राष्ट्रीय वाद विवाद जो सीमा का चल रहा है वो तो ठीक है, मगर चीन ने पूरी दुनिया में अपनी पैठ बना ली है। आज हिंदुस्तान में भी हर चीनी आइटम बिक रही है, तो ये कहीं हमारे को जब इतना बड़ा झटका वहां से लग रहा है तो आयात निर्यात पॉलिसी में भी हमारे कुछ सोचना चाहिए। आज हर किसी व्यापारी से पूछो, छोटे से व्यापारी से भी, कि जी कहाँ है, मैं जी चाइना गया हूँ माल लेने के लिए। तो ये बड़े अफसोस की बात है कि एक तरफ से वो आंख दिखा रहा है और हमारे यहाँ पर सारे प्रोडक्ट चाइना के बिक रहे हैं। एक चीज मैं समझना चाहूंगा अवधेश जी आपसे कि क्या इसको कैसे देखें, एक तो ये फैसला आया है, उसके बाद से चीन की अभी भी जो स्टैंड है उसका वो पूरी तरीके से क्लियर है, इसका क्या कुछ असर हो सकता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, एक सवाल ये, और इसे हम क्या चाइना वर्सेस अमेरिका जो एक मामला चल रहा है उस तरीके से भी देख सकते हैं क्या इसे? नहीं, चाइना वर्सेस अमेरिका तो हो गया है, लेकिन इसमें जो है कि चीन के साथ साउथ ईस्ट एशिया के देश हैं, अमेरिका के साथ, और साथ ही साथ इसमें ऑस्ट्रेलिया का, जापान का भी इंटरेस्ट है, क्योंकि जापान के भी क्यूराइल द्वीप पर ये जो है कब्जा चाहता है, इसमें कब्जा कर रहा है। तो ये इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय तनाव का ये कारण बनेगा और ये इसमें बड़ा कठिन है, क्योंकि चीन एक ऐसा देश है जिसको हम कहते हैं ना कि एक दादा टाइप की भूमिका निभाने वाला कोई होता है,
जो बात तो बहुत आपसे कई बार मीठी मीठी करेगा, लेकिन करेगा वही जो उसका मन होता है। तो वो एक चीन को मैं एक सामान्यतः दादा टाइप का देश मानता हूं, जो जिसकी अपनी एक राष्ट्रीय नीति है कि हमको दुनिया की महाशक्ति बनना है, सामरिक रूप से भी, आर्थिक रूप से भी, और वो जहां जो दावा करता है उस पर वो बना रहेगा। तो ये अब या तो वहां उसने अपने जो है अड्डे बना लिए हैं, वहां उसने अपने जहाज उतार दिए हैं, अब वो पूरी ताकत से वहां जम गया है, 85% भाग पर एक प्रकार से उसका कब्जा हो चुका है। तो अब उस कब्जे को उखाड़ने के लिए क्या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस क्या कर सकती है? आर्बिट्रेशन का फैसला होता है, आर्बिट्रेशन कोर्ट है। फिर ये मामला सिक्योरिटी काउंसिल में आ सकता है इस पर कि भाई चीन को कैसे किया जाए। तो ये अंतरराष्ट्रीय तनाव का कारण बनेगा, लेकिन इस तनाव से भारत को मैं मानता हूं कि भारत एक लाभ की स्थिति में इस मायने में रहेगा कि चीन अंतरराष्ट्रीय दबाव में आएगा, चीन के खिलाफ देश खड़े होंगे, उसके साथ कोई देश इस मामले में खड़ा नहीं हो सकता है। हमारा जो हमने पहले कहा कि हमारा जो अपना मामला है वो, जैसे भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह कभी कभी अच्छा काम भी किए थे। जब प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह से 2010 में उस समय के चीन के राष्ट्रपति से भेंट हुई आसियान में, तो उसने कहा कि आप यहां गैस और उसके खोज करना बंद कर दीजिए। मनमोहन सिंह ने कहा कि ये हम नहीं करेंगे, हमारा तो वियतनाम से कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, हमें काम करेंगे जी। तो भारत पहले भी जवाब दे चुका है। तो अब जो सिचुएशन बन रही है, क्या डर ये है कि क्या चीन के जैसा उदन क्या वहां मिलिट्री कार्रवाई कर देगा उन देशों पर, क्या अमेरिका भारत उसका जवाब देगा? ये कई खतरे वहां उससे पैदा हो रहे हैं नहीं मानने के सिलसिले। चलिए फिलहाल इस कार्यक्रम को, इस डिबेट को यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया थॉमस साहब आपका, राजीव जी आपका, पुष्पेंद्र जी आपका, अवधेश जी आपका आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। घटना चक्र में इतना ही। देखते रहिए जैन टीवी। नमस्कार।